नमस्ते दोस्तों। आज से हम देखेंगे यूनिवर्स और सोलर सिस्टम जियोग्राफी का ये सेकंड टॉपिक है। तो डिटेल से हम जाएंगे कि यूनिवर्स क्या होता है, यूनिवर्स का जन्म कैसे हुआ है और इसके साथ साथ में सोलर सिस्टम का जन्म कैसे है। हमारा जो सोलर सिस्टम का एक हिस्सा है पृथ्वी, वो कैसा है, उसकी आकृति कैसा है, अन्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह जैसे बहुत सारे शब्द आएंगे। तो इससे जुड़ा हुआ आपके पास जो आज टॉपिक है यूनिवर्स और उसके कंटेंट। यूनिवर्स और उसके कंटेंट, ब्रह्मांड व सोलर सिस्टम। तो इसी के बारे में डिटेल से डिस्कशन करते हैं कि यूनिवर्स क्या होता है। पहले देखिए परिभाषा। जो ब्रह्मांड है वह स्पेस व टाइम, इसके कंटेंट अर्थात इसके हिस्से, बोल रहा है जो स्पेस और टाइम से जुड़ा हुआ हिस्सा है वह है। तो फिलहाल हम समझेंगे कि स्पेस क्या है। बोल रहा है स्पेस जो है कार्टेशियन के अनुसार, जो मैथमेटिशियन थे कार्टेशियन, जिन्होंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिया था, एक्स वाई और जेड, अर्थात स्पेस कोई भी स्थान जिसकी त्रिविम आकृति होती है, जिसमें वस्तु आते हैं, वस्तु की दिशा और स्थिति का निर्धारण होता है। क्या बोलेंगे? स्थिति व दिशा। कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ पे है और किस दिशा में है। तो ऊपर है, पूर्व की ओर है, ईस्ट की ओर है, और कितना दूर है अपने सेंटर से। तो वह है स्पेस। तो सारा चीज स्पेस में आता है, हर चीज जो भी ऑब्जेक्ट मैटर रहते हैं वो स्पेस में शामिल है। पुनः टाइम क्या और पीरियड है। जो समय है एक काल की अवधि है, अर्थात समय के साथ हर वस्तु जो है परिवर्तनशील होती है। तो समय गति को दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है। अब सवाल है इसके कंटेंट, इन दोनों के कंटेंट क्या हिस्से हैं। तो हम थोड़ा बात कर ले। इसमें है गैलेक्सी, इसके बाद बोलेंगे आप सन, उपग्रह, प्लेनेट, फिर है क्षुद्र ग्रह अर्थात गैलेक्सी है, सन है, हर सन का एक सोलर सिस्टम होता है, मतलब उपग्रह होंगे, क्षुद्र ग्रह होंगे, और उल्का, उल्कापात, उल्कापात के साथ साथ आप बोलेंगे विभिन्न प्रकार के मेटर, द्रव और ऊर्जा। तो इतने सारे कंटेंट हैं, किसके हैं? यूनिवर्स के। अर्थात एक स्पेस में एक गैलेक्सी है, सन है, सोलर सिस्टम है, फिर एस्ट्रॉयड है, इसके साथ उल्का है, उल्कापात है, मेटर है और एनर्जी है। इन्हीं का अध्ययन क्या है? ब्रह्मांड में किया जाता है। अब हम इसमें से थोड़ा थोड़ा देखेंगे, डिटेल से नहीं जाएंगे, जितनी जानकारी है ना, तो उतना जानकारी मैं आपको दूंगा। गैलेक्सी क्या होता है? गैलेक्सी, हमारी जो गैलेक्सी है उसे आकाश गंगा कहते हैं। आप साइंस की किताब में पढ़े होंगे। गैलेक्सी, एक गैलेक्सी में सोलर सिस्टम है, मतलब सन होंगे, साथ साथ में इसके उपग्रह होंगे, सूर्य है, उपग्रह होंगे, ऊर्जा होती है, और क्या होंगे? अन्य मैटर होंगे। अब देखिए ऊर्जा में दो तरीके, ऊर्जा क्या है? दो तरीके के हैं, मैटर भी दो तरीके के हैं। एक ऊर्जा नॉर्मल ऊर्जा है, नॉर्मल एनर्जी, और सेकंड एनर्जी जो है डार्क एनर्जी। इसी तरीके से मैटर में डार्क मैटर और फिर आपका नॉर्मल मैटर। मैटर क्या है? मैटर मतलब द्रव, कोई वस्तु, ऑब्जेक्ट। तो दो तरीके के हैं, एक नॉर्मल एनर्जी है, डार्क एनर्जी, एनर्जी के हिस्से हैं। पुनः मैटर के दो भाग हैं, एक डार्क मैटर, एक नॉर्मल मैटर। तो ब्रह्मांड का जो है, अर्थात गैलेक्सी हो या ब्रह्मांड हो, उसका 95% जो है डार्क एनर्जी और आपका डार्क मैटर, ये दोनों मिलकर बनाते हैं, जिसमें डार्क मैटर 85% है, 10% डार्क एनर्जी है।
जो डार्क एनर्जी है नॉर्मल एनर्जी से अलग होती है। जो नॉर्मल एनर्जी है विद्युत चुंबक विकिरण के रूप में मिलती है। फिर क्या है आपके विद्युत चुंबक विकिरण में दिश किरण है, परावैंगनिक किरण है और अल्ट्रावायलेट किरण के रूप में मिलती है। लेकिन ये जो डार्क एनर्जी है इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से कोई लेना देना नहीं। विद्युत चुंबक किरण, विद्युत चुंबक किरण ना तो ये विद्युत चुंबक किरण को निकालती है ना ही परावर्तित करती है। इसका कोई भी रिलेशन विद्युत चुंबक किरण से नहीं है। फलस्वरूप जो डार्क मैटर, डार्क एनर्जी क्या है, इसका पता करना बहुत ही मुश्किल है। तो इसके लिए लगातार कोशिश किया जा रहा है कि पता किया जाए कि आखिर ये किस तरीके का मैटर है और इसकी क्या क्या विशेषता है। साइंस हमेशा कंटिन्यू रहता है, लगातार अन्वेषण खोज जारी रहते हैं। एक बार हम किरण देख लेते हैं कि किस किरण क्या है फिर ब्रह्मांड में। तो ब्रह्मांड में जो किरण है आपके रेडिएशन, विद्युत चुंबक किरण, विद्युत चुंबक विकिरण है। पुनः जो है नाभिकीय आप पढ़ेंगे, नाभिकीय विज्ञान। तो नाभिकीय विज्ञान में आप पढ़ते होंगे अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण। ये तीन अलग अलग किरण आप पढ़ते होंगे। पुनः तो आपका क्या है डार्क किरण, एक अलग से, अर्थात जो डार्क किरण रहते हैं इन सब से अलग किरण है। और किस तरीके की किरण है इसकी खोज लगातार जारी है। देखिए एक मैटर होता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो। जो न्यूट्रिनो है मानव शरीर से असंख्य मतलब करोड़ों जो न्यूट्रिनो है आर पार होते रहती है पर सेकंड में। न्यूट्रिनो का भार नहीं होता है, ना ही इस पे कोई चार्ज होते हैं, तो न्यूट्रिनो का डिटेक्शन बहुत ही मुश्किल है। तो ये भी ब्रह्मांड में एक अलग से मैटर है, द्रव है। तो ब्रह्मांड में कई सारे जो हैं डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, छुपा हुआ रहस्यमय मैटर और एनर्जी के हिस्से हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपका सन की, कि सन क्या है, सन का जन्म कैसे हुआ है। तो इन सब के लिए देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक थ्योरी है जो अभी मान्य सिद्धांत चल रहे हैं वर्तमान में, वो है बिग बैंग थ्योरी, कि यूनिवर्स का जन्म कैसे हुआ है। उसको समझाने के लिए जॉर्ज एम्पियर जो एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था बिग बैंग थ्योरी। इनके अनुसार जो ब्रह्मांड है इसका जन्म 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुआ है। अर्थात जो ब्रह्मांड है यूनिवर्स, इसका जन्म 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुआ है। कौन सी थ्योरी आप बोलेंगे, थ्योरी बिग बैंग, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का जन्म 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुआ है। और थ्योरी देने वाले कौन थे, तो देखिए दो साइंटिस्ट का नाम है। जो साइंटिस्ट हमारे पास वो है जॉर्ज लैम्पेयर। पुनः जॉर्ज लैम्पेयर ने बिग बैंग थ्योरी दिया, लेकिन डिटेल जो बिग बैंग थ्योरी का विस्तार पूर्वक डिटेल बताया था वो थे एडविन हब्बल। एडविन हब्बल, एडविन हब्बल है, इनके नाम पे अमेरिका ने क्या किया है, एक टेलीस्कोप छोड़ा था। एडविन हब्बल अमेरिका के साइंटिस्ट थे, ब्रह्मांड से रिलेटेड काफ़ी सारे रिसर्च किए थे, तो इन्हें को सम्मान देने के लिए हब्बल टेलीस्कोप छोड़ा गया था। तो इन दोनों साइंटिस्टों ने मिलकर बिग बैंग थ्योरी के अनुसार यूनिवर्स का जन्म 13.7 अरब वर्ष पूर्व बताया था। क्या ये थ्योरी, तो देखिए थ्योरी क्या था, बोरा जो ब्रह्मांड है इसका जन्म एक एक आठ पदार्थ से हुआ है। अर्थात कोई पदार्थ है, मान लेते हैं डेंस है, इसकी डेंसिटी, डेंसिटी और टेम्परेचर, अर्थात घनत्व व तापमान। ये जो डेंसिटी है और टेम्परेचर है, प्रारंभ में कोई पदार्थ था, कोई भी एक पदार्थ मान लीजिए, सपोज कर लीजिए उसकी हाई डेंसिटी कर दीजिए, टेम्परेचर कर दीजिए, कब करेंगे आप, 13.7 अरब वर्ष पूर्व। बोल रहा है डेंसिटी बहुत अधिक हो गई, टेम्परेचर बहुत अधिक हो गई, इसमें विस्फोट हुआ। इस आठ पदार्थ में विस्फोट हुआ, इस विस्फोट का नाम है सुपरनोवा, सुपरनोवा विस्फोट।
तो इसमें विस्फोट होने के फलस्वरूप क्या हुआ, इससे पदार्थ निकले, बिखर गए और ब्रह्मांड का जन्म हुआ। विस्फोट हुआ तो पदार्थ निकलेंगे बाहर, पुनः इसकी भी डेंसिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इससे ब्रह्मांड का विस्तार होगा, पुनः इससे भी होगा, पुनः इससे भी होगा। इस तरीके से ब्रह्मांड का क्या है, लगातार विस्तार हो रहा है। तो यही बता रहे हैं एडविन हब्बल कि जो ब्रह्मांड है एक खास पदार्थ से बना था जिसकी डेंसिटी टेम्परेचर मैक्सिमम थी, अनंत थी। उसमें विस्फोट हुआ 13.7 अरब वर्ष पूर्व। इस विस्फोट का नाम सुपरनोवा विस्फोट है। विस्फोट के फलस्वरूप पदार्थ बाहर निकले, पदार्थ से क्या है, अंतरिक्ष में पदार्थों का जन्म हुआ, अर्थात ब्रह्मांड का जन्म हुआ। तो कुछ इस तरीके से डायग्राम में इन्होंने बताया। कैसे डायग्राम बताएंगे, तो ऐसे बेकार पदार्थ है, विस्फोट हुआ, इस तरीके से अगर आप एक बैलून को फुला रहे हैं, अर्थात गुब्बारा लेंगे, हवा भरेंगे उसमें, तो फूलते जाता है। उस पर कहीं आप एक मार्क करिए पेंसिल का, वो मार्क क्या है, निशान, वो चिन्ह भी बढ़ते रहता है। तो कुछ इस तरीके से बढ़ते रहता है, आगे भविष्य में और बढ़ते रहेगा। तो यहाँ से जन्म हुआ 13.7 अरब वर्ष पूर्व, लगातार ब्रह्मांड फैलते जा रहा है, यही बिग बैंग थ्योरी है। ठीक है। पुनः जो बिग बैंग थ्योरी को मतलब काट करने के लिए एक स्टेडी स्टेट थ्योरी था, हालांकि उसको मान्यता नहीं मिली, जो हर्मन बॉडी था उन्होंने दिया था स्टेडी स्टेट थ्योरी। स्टेडी मतलब स्थिर और स्टेट मतलब स्थिर अवस्था वाली थ्योरी। उसे भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जो हर्मन बॉडी है वो क्या बोल रहे हैं, स्टेडी स्टेट थ्योरी। तो हर्मन बॉडी का क्या नाम बोलेंगे, हर्मन बॉडी बोल रहे हैं ब्रह्मांड का जन्म मैटर से होता है। ये मैटर से मैटर बनते हैं और मैटर की जो डेंसिटी है अनचेंज होती है, बदलती नहीं है। अर्थात एक मैटर से दूसरे मैटर का तो जन्म होता है, लेकिन मैटर की डेंसिटी नहीं बदलती, मैटर जस के तस रहता है। और जो ब्रह्मांड है उसका विस्तार क्या है, तो आपका कांस्टेंट है, स्थिर दर से होता है। जबकि बिग बैंग क्या बोलता है, बिग बैंग जो इससे पहले बिग बैंग देख रहे थे वो बोल रहा है स्थिर अवस्था नहीं, ब्रह्मांड का विस्तार जो होता है कांस्टेंट दर से नहीं होता है, एक्सलेटेड है, त्वरित है। अर्थात ब्रह्मांड का विस्तार जो होता है अचानक से होता है, बहुत तीव्र गति से होता है। और ये बोल रहे हैं स्टेडी स्टेट में नहीं, ब्रह्मांड का विस्तार धीरे धीरे हो रहा है, नियत दर से हो रहा है। तो ये दोनों में विशेष अंतर है। और इसके बाद क्या है, ये बोलते हैं स्टेडी स्टेट में ब्रह्मांड का जो है, यूनिवर्स जो है, ना तो जन्म होता है ना ही इसका कोई आदि अंत काल है। हालांकि ब्रह्मांड का विस्तार होता है लेकिन इसका कोई फिक्स जन्म नहीं है, लेकिन ये फिक्स जन्म पीरियड बताते हैं कौन, बिग बैंग थ्योरी में 13.7 अरब वर्ष पूर्व। ये दो विशेष अंतर है स्टेडी स्टेट थ्योरी और बिग बैंग थ्योरी में। तो मैं बात कर रहा था सन का, कि सन क्या है, सोलर सिस्टम कैसे जन्म लिया। तो देखिए सन की भी एक कहानी है। तो सन सन का जन्म कैसे हुआ देखते हैं। ठीक है, सन का जन्म हुआ है नेबुला से, जिसे नेबुला कहते हैं, जो सूर्य है, गैसों का एक पिंड और धूलकण, गैस प्लस धूलकण बोलेंगे, एक साइड डस्ट है और गैस है, इन दोनों का एक बादल है, इसे बोलते हैं हम लोग नेबुला। ये नेबुला समय के साथ क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स के कारण डेंस होते जाते हैं। इसके कारण गुरुत्वाकर्षण बल बोलेंगे, ग्रेविटेशन फोर्स के कारण कंप्रेस हो जाएंगे। और कंप्रेस होने के बाद इसमें क्या होता है, एनर्जी मतलब एनर्जी बढ़ने लग जाती है, और इसके साथ साथ में क्या होता है, ये गर्म होने लगते हैं। फलस्वरूप हीट के फलस्वरूप क्या होता है, गैस में हाइड्रोजन गैस है हीलियम में कन्वर्ट हो जाती है, अर्थात हाइड्रोजन गैस हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है, नाभ की संलयन की अभिक्रिया शुरू हो जाती है। नाभ की संलयन
जब नाभ के संलयन की क्रिया शुरू हो जाती है तो यही सूर्य में बदल जाता है आपका। जब तक सूरज को हाइड्रोजन मिलते रहते हैं और हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होते रहते हैं, तब तक सूरज को रोशनी मिलती रहती है। और एक समय ऐसा आता है कि सूरज की रोशनी समाप्त हो जाती है, सूरज भी समाप्त हो जाता है, अर्थात सूरज डूब जाता है, समझ लीजिए। तो नेबुला जन्म करता है किसका? सन का। और विभिन्न पदार्थों का जो आप कंटेंट देखते हैं ब्रह्मांड में, जितने भी ग्रह हैं सब नेबुला से बने हुए हैं। तो एक बार देखते हैं कैसे। देखिए, सन बना है सूर्य, लेकिन सूर्य से पहले ये वाला क्या था? इसको बोलेंगे हम लोग प्रोटो स्टार। सन से पहले कुछ इस तरीके से जो था, सन के आदि लक्षण वाला गुण जो था, अर्थात फर्स्ट स्टेज में प्रोटो स्टार, इसके बाद स्टार बना। स्टार के बाद बोलेंगे थोड़ा बड़ा स्टार बन जाता है, इसे बोलेंगे मैसिव स्टार, बड़ा स्टार। इससे और बड़ा स्टार बनता है तो इसे बोलते हैं मैसिव लार्ज स्टार। ये लार्ज है, मैसिव लार्ज स्टार। तो इस तरीके से प्रोटो स्टार, फिर स्टार, मैसिव स्टार, लार्ज, मैसिव स्टार। और एक शब्द आता है रेड जायंट। इसके बाद जो आप बड़ा बताएंगे, पूरा लाल, ये लाल है, इसका नाम है लाल दानव, रेड जायंट। जायंट मतलब डेड, तो लाल दानव में बदल जाता है। देखिए, ये जो स्टार है हम लोग का मुख्य स्टार है, मुख्य सूरज है, इससे 5 गुना अधिक बड़ा होता है ये लार्ज स्टार। और उससे भी अधिक बड़ा कब है? लाल दानव है। लेकिन लाल दानव कब बनता है, इस थोड़ा मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए। तो लाल दानव बोल रहा है, जो सन है उसका कोर है। सन को जो ऊर्जा मिलती है, जो हाइड्रोजन हीलियम में बदलते हैं, उसके कोर में बदलते हैं। ये कोर है, यहाँ पे हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाती है। तो ये कोर है, इस कोर से अगर 3 गुना बड़ा किसी सन का कोर है, 3 गुना बड़ा, तो उसे हम लोग रेड जायंट कहते हैं। ये लाल दानव होगा। और धीरे धीरे क्या है, इसकी कोर की एनर्जी कम होने लग जाती है, हाइड्रोजन समाप्त होने लगते हैं, ऊर्जा कम होने लगती है। ये कोर सिकुड़ता चला जाएगा नेक्स्ट स्टेज में। ये संकुचित होगा, संकुचित, सिकुड़ेंगे, और ये फैलेगा बाहर वाला कोर। इस प्रकार से अंदर का कोर तो संकुचित हो रहा है, लेकिन जो बाहर वाला है ये हिस्सा फैलेंगे, अर्थात कोर को छोड़ के जो हिस्सा बच जा रहा है सन का, वो फैलते चले जाएंगे, फिर संकुचित होगा नेक्स्ट स्टेज में, और ये और बड़े हो जाएंगे। अंत में ये कोर से एनर्जी मिलना बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है वो समाप्त हो गया, तो ये कोर अलग हो जाएगा, और ये मतलब ये समाप्त हो गया, सिर्फ ये बच जाएगा। ये फिर से नेबुला बन गया। इस प्रकार से ये दोनों क्या है, अलग हो जाते हैं। तो इसको बोलेंगे आप व्हाइट ड्वार्फ। बामन तारा, सफेद बामन तारा, सफेद बामन तारा। व्हाइट ड्वार्फ क्या है? ब्लैक ड्वार्फ में बदल जाएगा। मतलब इसकी एनर्जी जब खत्म हो जाएगी, काला हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा? जो भी है वो ब्लैक रह जाएगा। यही ब्लैक वाला हिस्सा नेबुला बनने से जस्ट पहले मान लीजिए, तो बोलेंगे ब्लैक ड्वार्फ। तो काला बामन तारा, अर्थात कोर धीरे धीरे समाप्त होने लगा। समाप्त होने से पहले क्या था? लाल रंग का खूब रोशनी दिया, खूब रोशनी देने के बाद लाल दानव हो गया। लाल दानव की धीरे धीरे एनर्जी कम होने लगी, कोर समाप्त होने लगा, वो व्हाइट डॉर्क में बदल गया। व्हाइट डॉर्क का एनर्जी और कम होने लगा, तो अंत में ब्लैक डॉर्क में, अर्थात जो है आपका काला बावन तारे में बदल गया। अंत में जो शेष बच गया वो नेबुला कहलाया। फिर से नेबुला से सूर्य का जन्म होगा। यही प्रक्रिया ब्रह्मांड में लगातार चलती रहती है। तो नेबुला क्या है? पूरा सोलर सिस्टम का, गैलेक्सी का जन्मदाता है। अब हम जो इसमें देखेंगे आपका सन और सन के लेयर, इसका मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, साथ में सोलर सिस्टम भी।